नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आज हम आपको बताएंगे मोतियाबिंद के बारे में और उसके जो इवोल्यूशन आया है, नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर किस प्रकार से इलाज दिया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। वैसे देखा जाता है कैटरेक्ट बहुत आम सी बीमारी हो चुकी है, अधिकतर लोगों में हो जाती है, लेकिन अगर प्रॉपर और सही तरीके पर इलाज दिया जाए तो ये परेशानी भी जल्द ठीक हो जाती है। अच्छे सर्जन का ट्रीटमेंट मिल जाए, प्रॉपर टाइम पे मिले, और तो आपको ये इस बीमारी से ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। तो आज इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे रोबोटिक लेज़र सर्जरी के बारे में, जो कैटरेक्ट को लेकर होती है, किस प्रकार से की जाती है, क्या इसमें सर्जन की ज़रूरत पड़ती है या अपने आप हो जाती है। ये बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बहुत सी महत्वपूर्ण बातें इस प्रोग्राम में बताई जाएंगी। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ श्रिया आई सेंटर से सीनियर आई सर्जन डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। अभिनंदन है सर आपका। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। रोबोटिक लेजर कैटरेक्ट सर्जरी क्या है? क्या रोबोटिक लेजर कैटरेक्ट सर्जरी सिर्फ रोबोट करता है? सर्जन का कोई रोल नहीं होता? नैनोजूल फेमटो लेजर और माइक्रोजूल फेमटो लेजर से बेटर होते हैं? रोबोटिक लेजर कैटरेक्ट के मरीज को क्या बेनिफिट्स होते हैं? मल्टीफोकल टोरिक लेंस इम्प्लांट रोबोटिक लेजर कैटरेक्ट सर्जरी का क्या फायदा है? रोबोटिक लेजर कैटरेक्ट सर्जरी में अब लेटेस्ट एडवांसमेंट क्या आई है? क्या रोबोटिक लेजर कैटरेक्ट सर्जरी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? क्या रोबोटिक लेजर कैटरेक्ट सर्जरी हर मरीज करा सकता है? फेमटो लेजर मोतियाबिंद की सर्जरी की मॉडर्न तकनीक है। लेजर से सर्जरी करने पर सटीकता बढ़ जाती है और इसके रिजल्ट बेहतर होते हैं। इसमें गलती की संभावनाएं बिल्कुल कम होती हैं। डॉक्टर ने बताया कि कंप्यूटर गाइडेड सेमी रोबोटिक ब्लेड की फ्री सर्जरी करने में ये तकनीकी काफी कारगर साबित होती है। आजकल इस तकनीक का इस्तेमाल खूब हो रहा है। देश में 100 से ज्यादा ऐसी मशीनें इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो किस प्रकार से ऑपरेशन कराएं, क्योंकि देखा जा रहा है इसके फायदे बहुत हैं। अगर आपको जाननी है रोबोटिक लेजर कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में महत्वपूर्ण बातें, तो आप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है इवोल्यूशन सर्जरी में हो रहा है। अगर बात की जाए कैटरेक्ट की, तो ये पहले जो इलाज हम लोग को मिलता था, और आज के टाइम में इलाज काफ़ी अधिकतर बहुत एडवांस हो चुका है, और एडवांस इलाज होने की वजह से ये देखा जाता है बहुत से लोगों की समस्या समय रहते ठीक कर ली जाती है। सर, इस शो में मैंने आपको इसलिए आमंत्रित किया कि मैं दर्शकों को बता सकूं आपके द्वारा कि किस प्रकार से एवोल्यूशन देखा जा रहा है कैटरेक्ट की सर्जरी में। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए कि किस प्रकार के बदलाव, इवोल्यूशंस देखे जा रहे हैं कैटरेक्ट सर्जरी को देकर। बिल्कुल सुनील, मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो जैसे आपने कहा सबको हो जाती है, और मैं कहूँगा कि यदि कोई भी व्यक्ति अच्छी उम्र जीता है 70-80 साल तक, तो उसको मोतियाबिंद किसी न किसी पड़ाव पे हो ही जाता है, और ज़्यादातर लोगों में ऑपरेशन की ज़रूरत आ जाती है। तो दोस्तों, मोतियाबिंद एक ऐसा ऑपरेशन है, पिछले अगर हम 70 दशकों में देखें तो बहुत इवोल्यूशन हुआ है। एक ज़माने में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था, जब घर में ऑपरेशन हो जाता था और मोतियाबिंद निकाला जाता था। बहुत ही क्रूड टेक्नोलॉजी थी, और एक तरह से पूरा हाथ से ऑपरेशन किया जाता था, 12 टाँके लगते थे, बहुत ही उसका एक विकराल रूप बन जाता था जो आँख के लिए बहुत खतरनाक होता था। परंतु पिछले 70 दशकों में इवोल्यूशन होते होते, मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो, पहले ICC होता था जिसमें पूरा लेंस निकाला जाता था 12 टाँके। फिर ECC आया जिसमें कि लेंस का एक झिल्ली छोड़ के मोतियाबिंद निकाला जाता था, उसमें भी 7-8 टाँके आते थे। फिर आया इवोल्यूशन जो सबसे महत्वपूर्ण, एक अगर हम पिछले 50 सालों में गए तो लेंस इम्प्लांट का, कि जो हम मोतियाबिंद जिस लेंस को निकालते थे, एक लेंस डाल दिया जाता था, जो एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन साबित हुआ मोतियाबिंद के ऑपरेशन में। और उसके बाद चैलेंज था कि किस तरह से हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए कि टाँकों की जरूरत ना पड़े। और दोस्तों, फिर एक इवोल्यूशन आया फेकोमल्सिफिकेशन। फेकोमल्सिफिकेशन पिछले करीब 35-40 सालों से प्रचलन में है, जो हिंदुस्तान में भी 30-40-35 साल से यूज़ हो रहा है। उसमें और इवोल्यूशन होते होते टेक्नोलॉजी आई MICS, जो पिछले 12-15 सालों से 20 सालों से धीरे धीरे होती गई। MICS में एक तरह से फेकोमल्सिफिकेशन होता है जो छोटे होल से किया जाता है, 2.2 मिलीमीटर से। और कॉमन बात यह है कि इसमें टाँकों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये ऑपरेशन जो है उसमें
एक मशीन यूज़ की जाती है जिसे फेको इमल्सीफायर बोलते हैं, और सर्जन को वो फेको इमल्सीफायर जो यूज़ करते हैं उससे लेंस को हम एक तरह से जो स्टोन की तरह होता है उसको इमल्सीफाई करते हैं, यानी कि उसको घोल देते हैं और फिर एक छोटी सी होल से ही उसको एस्पिरेट करके लेंस डाल देते हैं। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, 10-15 मिनट में हो जाती है। परंतु कुछ चैलेंज ऐसे होते थे जिसमें कि सर्जन को कुछ स्टेप ऐसे करने होते थे जो कि एक तरह से मैनुअल स्टेप्स हैं, जैसे कॉर्निया के अंदर जाना। जब भी हमें कोई आंख के अंदर पहुंचना तो हमें एक रास्ता बनाना है, तो उसके लिए दोस्तों एक होल क्रिएट करना होता है, एक इंसिजन देना होता है जो कि ब्लेड यूज़ करके होता है। और उसके बाद हमें जो लेंस है, लेंस एक तरह की 2 लेयर होती है, एक आगे की ऊपर की लेयर, एक नीचे की। ऊपर वाली लेयर में एक डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क हमें काटनी होती है जिसे कैप्सुलोटमी बोलते हैं, उसको एक नीडल से काटा जाता है। उसके बाद जो अंदर जब हमने डिस्क काट दी तो नीचे जो अंदर एक स्टोन टाइप जो मोतियाबिंद जो है वो काफ़ी हार्ड भी हो सकता है, उसको हमें एक फेको इमल्सीफायर से और एक मैनुअल चॉपिंग टेक्निक से उसके टुकड़े किए जाते हैं, और उसके बाद उन टुकड़ों को एस्पिरेट किया जाता है फेको इमल्सीफाई करके और लेंस डाला जाता है। तो मोटे तौर पे 5-6 स्टेप्स होते हैं जो सारे सर्जन को खुद करने होते हैं, परंतु उसमें फेको इमल्सीफायर उसको मोतियाबिंद को चॉप करने में और घोलने में और एस्पिरेट करने में हेल्प करता था। अब चैलेंज जब इसमें भी जब देखा गया तो उसमें बहुत सारे तरह की वेरिएशन होती हैं, सर्जन स्किल्स पे ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है, क्योंकि होल कैसा बन रहा है, डिस्क कैसे काटी जा रही है, किस तरह से चॉपिंग हो रही है, ये सारे स्टेप सर्जन की स्किल्स पे डिपेंड करते हैं, उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते हैं। अब टेक्नोलॉजी आई है रोबोटिक फेमटो लेजर कैटरेक्ट सर्जरी, जो कि सर्जन के उन स्टेप्स को इंप्रूव कर देती है जिसमें उनको हाथ से काम करना होता है। उसमें जो रोबोटिक लेज़र आता है, फेमटो लेज़र, वो प्रिसाइज वे में जिस जगह पे जितनी हमें अंदर कटिंग करनी है या लेज़र अप्लाई करना है वो खुद कर लेता है। लेकिन उसके बाद जो कैप्सुलोटमी हो गई, अंदर जो कैटरेक्ट है उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन गए, अब उन क्रिस्टल्स को एमल्सीफाई करना और उसको एस्पिरेट करना, वो एक तरह से सेकेंड हाफ सर्जरी उसी तरह से होती है जिसमें MICS में होती है। बिल्कुल, आपने बताया किस प्रकार से ये होती है रोबोटिक लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी। सर, इसमें क्या कोई सर्जन की रिक्वायरमेंट होती है? बिल्कुल सुनील, देखिए कोई भी रोबोटिक सर्जरी इतनी एडवांस नहीं हो पाई है कि सर्जन की जरूरत खत्म हो जाए, और मेरा मानना है कि सर्जन की जरूरत हमेशा रहेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक भविष्य माना जाता है, और शायद आज से 50 साल बाद तो क्या हो हम नहीं कह सकते, लेकिन आज की डेट में जो भी रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल है, चाहे आंखों के लिए है चाहे किसी और सर्जरी के लिए है, सर्जन का रोल महत्वपूर्ण रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी का मतलब क्या है। देखिए, जब भी कोई सर्जन को कुछ काम करने होते हैं, सर्जरी करनी होती है, चाहे कितनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी हो, कुछ स्टेप्स उसमें होते हैं जो उनको अपने एक्सपीरियंस से और अपने हाथों से, अपनी आंखों, हैंड आई कोऑर्डिनेशन से और अपने माइंड के रिफ्लेक्सेस को यूज़ करके करनी होती है। यहाँ पे आके बात आती है कि यदि किसी स्टेप में बहुत डिफ़िकल्टी है तो सर्जन के हाथों में मूवमेंट्स होनी शुरू हो सकती हैं, उसकी जजमेंट में एक उसकी आंखों का रिएक्शन, हाथ का रिएक्शन, सब कुछ आता है। तो आज इंजीनियर्स ने जो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी बनाई है, उसमें एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है वो सर्जन के जो माइनर एरर्स होने की संभावना को ख़त्म कर देती है, क्योंकि जब सर्जन अपने हाथ यूज़ कर रहा है और उसके बाद जो सिग्नल रोबोटिक मशीन द्वारा जा रहे हैं जहाँ पे एक्चुअली ऑपरेशन हो रहा है, तो वहाँ पे वो माइक्रो मूवमेंट्स हैं, ट्रेमर्स हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो सर्जिकल प्रिसीजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पे आके ये सोचना कि रोबोटिक सर्जरी में सर्जन का रोल नहीं है, ये बहुत एक मिथ्या वाली बात होगी, ये गलत है। सर्जन की जरूरत हमेशा रहेगी और अभी तक तो है। बिल्कुल, आपने कहा कि सर्जन की जरूरत इसमें रहती है और अभी तक देखी जा रही है, रोबोटिक इसको नहीं करता है। नैनो जूल सर देखा जा रहा है माइक्रो जूल से बेटर बताया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, जब आंखों की हम कैटरेक्ट सर्जरी की बात करते हैं तो रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी या रोबोटिक लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी भी कहा जाता है। इसलिए दरअसल एक तरह की लेज़र मशीन है जो सॉफ्टवेयर बेस्ड चलती है। उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट की जो डेटा है मशीन में फीड किया जाता है, उसके बाद एक लेज़र हेड होता है, उसमें आंख पे डॉकिंग की जाती है और फिर लेज़र फायर करके हमें वो स्टेप्स करने होते हैं, जैसे मैंने बताया कि कॉर्निया में जो एंट्री करनी है, लेंस की जो कैप्सुलोटमी पार्ट है, जो सर्कुलर डिस्क हटानी है, फिर जो न्यूक्लियस के जो पार्ट्स करने हैं हमें उसको सॉफ्ट करना है, न्यूक्लियस को जो हार्ड मोतियों को सॉफ्ट करना है, उसके क्रिस्टल्स बनाने हैं, ये सारे काम वो लेज़र करता है और उसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होती है और साथ ही साथ बीच में उसको वहाँ लेज़र पहुँचाने के लिए एक OCT टेक्नोलॉजी होती है जिससे कि इमेज गाइडिंग सिस्टम भी यूज़ होता है। अब इसमें जब एनर्जी जो अल्टीमेटली देखा जाए तो एक एनर्जी जा रही है, क्योंकि हमारे जो कैटरेक्ट सर्जरी में होते हैं एक एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वहाँ पे जो फेमटो लेज़र एक तरह की टेक्नोलॉजी है, जो लेज़र होता है उसमें
एनर्जी कितनी दी जा रही है वो माइक्रोजूल पहले हुआ करती थी। अभी तक पिछले जो 10-12 सालों से 15 साल से जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी उसमें माइक्रोजूल स्पॉट होता था। तो माइक्रोजूल स्पॉट जो होता है वो उसका साइज नैनोजूल, जो अब नई टेक्नोलॉजी आई है नैनोजूल के स्पॉट के मुकाबले जो माइक्रोजूल का स्पॉट साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो नैनोजूल का एडवांटेज ये है कि जब एक छोटे छोटे स्पॉट्स कन्फ्लुएंट दिए जाते हैं तो जो इंसिजन बनता है, जो भी स्टेप होता है जहाँ पे इंसिजन लग रहा है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, जो सरफेस बनेगा वो बिल्कुल स्मूथ बनता है। तो एक तरह से नैनोजूल टेक्नोलॉजी में क्योंकि एनर्जी कम यूज़ हो रही है और छोटे छोटे मल्टीपल स्पॉट्स लग रहे हैं तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि एक तो सेफ्टी बढ़ जाती है, लेज़र एप्लीकेशन बहुत जेंटल होता है और जो सरफेस स्मूथ होने से रिजल्ट्स और जो विजन की क्वालिटी है वो बेटर आ सकती है। बिल्कुल, आपने कहा कि रिजल्ट बेटर आता है, क्वालिटी बेटर होती है। सर, ये रोबोटिक लेज़र कैटरेक्ट की सर्जरी है, ये किन मायनों में बेनिफिट्स है? हाँ देखिए, इसके अगर हम फ़ायदे देखे जाएं तो रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं पेशेंट के लिए और सर्जन के लिए। अल्टीमेटली सर्जन का रोल भी यही कोशिश होती है और पेशेंट की उम्मीद भी होती है कि उसका रिजल्ट बेस्ट आए। देखिए, कोई भी ऑपरेशन की बात आती है तो पेशेंट के मन में दो ही दुविधाएं होती हैं। एक तो रिस्क कितना है, दूसरा रिजल्ट जब आएगा तो आउटकम कैसे आने वाले हैं। तो रिस्क और आउटकम दोनों को ही अगर हम देखा जाए तो रिस्क कम करना और आउटकम्स को बेहतर करने के लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बहुत फ़ायदे हैं। जैसे जब हम कॉर्निया में जो ऑपरेशन करने के लिए जो एक हमें होल बनाना होता है उसकी लोकेशन, उसकी साइज़ वो इसमें बिना ब्लेड के हो जाती है, जिससे फ़ायदा क्या होता है और जब उसमें जो सेफ्टी इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं। दूसरी बात आती है कैप्सुलॉटमी, जो सबसे सर्जन के लिए जो चैलेंजिंग पार्ट होता है कि एक कैप्सुलॉटमी यानी कि जो मोतियाबिंद के ऊपर की जो डिस्क हटानी है, सर्कुलर डिस्क, वो कितना उसका साइज़ है, कितना सेंटर्ड है और कितना सर्कुलर है। ये तीनों चीज़ें सर्जिकल आउटकम के लिए बहुत ज़रूरी हैं जब हम कैटरेक्ट सर्जरी और लेंस इम्प्लांट की बात करते हैं। तो दोस्तों, रोबोटिक सर्जरी में जो फेमटोलेजर नैनोजूल द्वारा की जाती है उसमें जो डिस्क कटती है वो हम प्रिसाइज माइक्रो लेवल पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमने 5 मिलीमीटर की चाहिए तो 5 मिलीमीटर का एग्जैक्ट साइज बनेगा और क्योंकि इमेज गाइडेड होती है तो हमें किस जगह पे करना है, कितना उसका सेंट्रेशन है, किस जगह पे काटना है वो भी हम पहले डिसाइड कर सकते हैं। तो एक तरह से प्रिसीजन इसका मैनुअल स्टेप्स के मुकाबले करीब 100 टाइम्स बेटर हो जाता है। फिर चैलेंज आता है कि जैसे मोतियाबिंद की, खासकर बुजुर्गों में या जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए काफ़ी वेट कर चुके होते हैं, उनका मोतिया काफ़ी सख्त हो चुका होता है, एक पत्थर की तरह हो चुका होता है। तो यदि हम उसको फेकोमल्सिफिकेशन या MICS से अगर हम सॉफ्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, अल्ट्रासोनिक एनर्जी होती है, उससे कॉर्नियल एडिमा होने के चांस या कॉम्प्लिकेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी में क्योंकि वो लेज़र से उस लेंस के फ्रेगमेंट्स कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, तो जो हमें इमल्सिफाई करने की जो एनर्जी है वो बहुत कम यूज़ करनी पड़ती है, करीब 20% रह जाती है, यानी कि 1/5 एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। उससे फ़ायदा होता है कि जो एनर्जी यूज़ करने से आँख के अंदर डैमेज होने के चांस होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन होने के चांस होते हैं, वो बहुत मिनिमाइज़ हो जाते हैं। तो मोटे तौर पर बात कहें, सर्जरी की सेफ्टी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन बढ़ जाती है, पेशेंट के लिए कंफर्टेबल रहती है, जेंटल रहती है। इमेज गाइडेड होने से जो मैनुअल सर्जरी में एरर होने के चांस होते हैं वो लगभग खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि अगर मैनुअल सर्जरी में कोई एरर्स, गलतियां होने के चांसेस होते हैं, वो रोबोटिक लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी में बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अब मैं सर लेंस की बात करना चाहूँ, मल्टीफोकल और टॉरिक लेंस इम्प्लांट क्या अगर इस मशीन के द्वारा किए जाएँ तो बेटर होता है मैनुअल से? हाँ सुनील, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जो मल्टीफोकल या ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी लेंसेज आते हैं, टोरिक लेंसेज हैं, इसके अंदर हमारा एक बहुत बड़ी एक ज़रूरत होती है कि जो लेंस डालने के बाद उसको जो हम ऑपरेशन के समय जिस पोजीशन पे छोड़ रहे हैं वो वहीं रहे। और उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है जो मैंने आपको पहले भी बताया, कैप्सुलॉटमी। जी हाँ, जो हम लेंस की सरफेस से एक डिस्क काट रहे हैं उसका सेंट्रेशन होना, यानी कि बिल्कुल बीच में होना और प्रॉपर साइज़ का होना बहुत ज़रूरी है। यदि रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी के बाद मल्टीफोकल और टोरिक लेंस डाले जाते हैं तो उनके रिजल्ट्स जो एक्सपेक्टेड होते हैं, जो हम उम्मीद करते हैं, उसके अनुसार आने की संभावना ऑलमोस्ट 99.9% हो जाती है। बशर्ते इसके यदि हम मैनुअल जो माइक्रो इंसिजन, MICS या फेको में अगर हम डाल रहे हैं तो यदि मैनुअल कैप्सुलॉटमी बहुत अच्छी हुई है तो रिजल्ट सेम आ सकते हैं। परंतु जैसे मैंने बताया कि जब एक ह्यूमन हैंड काम कर रहा होता है तो उसके लिए सेम रिपीटेबिलिटी ला पाना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। जी हाँ, अच्छे हाथों में, अच्छे सर्जन के हाथों में बहुत अच्छी परिपक्वता होती है और वो अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, परंतु कभी भी जो रोबोटिक
जो यहाँ पे जो एलिमेंट आता है उसकी प्रिसीजन मैच नहीं कर सकते। यहाँ सुनील मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे यदि आपने देखा होगा हमें कोई जब हम कोई कढ़ाई करते हैं या कोई कपड़े पे डिज़ाइनिंग करते हैं तो अच्छे कारीगर हाथों से भी उतना ही सुंदर कलाकारी उस पर कर सकते हैं, लेकिन जब डिजिटल मशीन यूज़ करके और कपड़े पे कढ़ाई की जाती है या कोई आर्ट की जाती है तो वो रिपीटेबल होती है। यदि आप 100 लोगो बना रहे हैं या 1000 बना रहे हैं तो एक जैसे आएंगे, सेम साइज होगा, उतना ही धागा बनेगा, उसी जगह पे सुई चलेगी। तो एक तरह से रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी उस मशीन की तरह है जो डिजिटल एक तरह से वीविंग कह लीजिए या डिजिटल प्रिंटिंग हो रही है। हाथ से बनाई हुई ड्राइंग और प्रिंटर द्वारा बनाई गई ड्राइंग में जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी होती है वो हाथ वाली सर्जरी में हमेशा थोड़े से कम होने का चांस होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हाथ वाली में, मैनुअल में, और जो रोबोटिक लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी की जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स जो एवोल्यूशन आया है उसमें बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस देखा जा रहा है। और आपने बताया कि सर इसमें रिस्क बहुत कम रहता है, और जिसके द्वारा अगर इस मंच से कहा जाए कि अगर लोग इस सर्जरी के द्वारा अपना ऑपरेशन कराते हैं कैटरेक्ट का तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। सर अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर देखा जाए मैनुअल से और रोबोटिक सर्जरी में कॉस्ट का कोई ज़्यादा डिफरेंस होता है? हाँ देखिए, डेफिनेटली, क्योंकि जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी है ये काफ़ी कॉस्टली टेक्नोलॉजी है। जो मशीन्स आती हैं वो करीब करीब करोड़ों रुपए की मशीन आती है और उसमें एक डॉकिंग, एक बेसिकली एक तरह से एक डॉकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि जो मशीन और पेशेंट की आंख के बीच में इंटरफेस होता है उसकी भी एक कॉस्ट होती है। तो करीब करीब डिपेंडिंग ऑन द आपको कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जैसे माइक्रो जूल टेक्नोलॉजी है वो करीब करीब 25 से 30-32 हज़ार रुपये तक का एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है, लेकिन नैनोजूल टेक्नोलॉजी जो है वो करीब करीब 35 से 40 हज़ार रुपये या 45 हज़ार रुपये तक एक्स्ट्रा कॉस्ट कर सकती है। ये कॉस्ट आपकी जो बेसिक कैटरेक्ट प्रोसीजर और जो लेंस की कॉस्ट है उसके ऊपर है। तो करीब करीब ये आपकी सर्जिकल कॉस्ट को 35 से 45 हज़ार रुपये तक बढ़ा देती है एक आंख के लिए। बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा कॉस्ट में इसमें अंतर है। तो सर ये रोबोटिक सर्जरी है, क्या ये हर पेशेंट करा सकता है? हाँ देखिए, रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी किसी भी कैटरेक्ट पेशेंट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, परंतु जैसे मैंने बताया कि रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी बेसिकली 4 स्टेप्स में काम आता है। कुछ पेशेंट्स में कुछ स्टेप्स हमें उसमें मिस करने पड़ सकते हैं। ये जैसे यदि किसी की कॉर्निया में हेज़ है तो उसको हो सकता है कि उसका जो एंट्री है उसमें इशू आए। तो यस, रोबोटिक सर्जरी जब की जाती है तो चारों स्टेप्स में से कौन सा स्टेप पेशेंट के लिए बहुत क्रूशल है उस स्टेप को ध्यान में रख के रोबोटिक सर्जरी की एक तरह से चॉइस बनाई जाती है। परंतु हाँ, कुछ पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जो यदि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट है, किसी की पुतली फैल नहीं रही है बिल्कुल भी, या किसी की पुतली में बहुत ज़्यादा सफ़ेद निशान है, तो उन पेशेंट्स में रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी का एडवांटेज नहीं होता। उस केस में फिर मैनुअल MICS या फेकोएमल्सिफिकेशन की जरूरत आ सकती है या कन्वेंशनल कैटरेक्ट सर्जरी स्टिचेस वाली करनी पड़ सकती है। बिल्कुल, मतलब आपने बता दिया कि आगे चल के कोई सर्जरी और करनी पड़ सकती है अगर कोई डिफरेंस आता है। तो मैं आपसे अगला क्वेश्चन सर ये करना चाहता हूँ कि सर रोबोटिक ये जो सर्जरी है इसके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? देखिए, रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी का पर्पज़ ये है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कम किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँ, रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी कोई भी एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करती, रादर जो हमारे जो रूटीन कैटरेक्ट सर्जरी की जो भी रिस्क होते हैं उनको मिनिमाइज करती है। परंतु ये कहना गलत होगा कि वो 100% सेफ्टी का गारंटी देगी। दोस्तों, कोई भी सर्जरी किसी भी लेवल पे हम बात करते हैं, जब हम किसी भी एक लिविंग ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो कोई टेक्नोलॉजी ऐसी हो ही नहीं सकती जो आपको 100% गारंटी दे। लेकिन रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी एक ऐसी चीज़ है जो अपनी प्रिसीजन और सेफ्टी को 99.9% तक बढ़ाई जा सकती है। परंतु यहाँ मैं बताना चाहूँगा, एक अच्छे सर्जन का, एक्सपीरियंस सर्जन का हाथ होना जरूरी है। कुछ लोग ये इसका मतलब समझते हैं कि रोबोट यदि सर्जरी कर रहा है तो सर्जन की कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। उस तरह की बात है कि यदि कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी है जिसमें ऑटोमेटिक है, कोई सोचे उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, ड्राइवर उसमें चाहिए होगा। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम सुनते हैं कि समय 50 साल बाद शायद ड्राइवर की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन दोस्तों कोई ना कोई ह्यूमन इंटरफेस चाहिएगा, कोई ना कोई उसको गाइड करने के लिए चाहिए होगा। आज की टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है उसमें मैं कहूँगा रोबोटिक टेक्नोलॉजी में कोई एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी जब प्लान की जाती है तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि हमने रोबोटिक का पार्ट कर लिया, लेकिन कुछ स्टेप्स हमने देखे उस हिसाब से उतने एक्यूरेट नहीं हो पाए क्योंकि पेशेंट की मूवमेंट हुई है आँख की, तो वहाँ पे आपका सर्जन जो है अपनी स्किल्स से, अपने एक्सपीरियंस से उन स्टेप्स को पूरा कर सकता है।
बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया रोबोटिक लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में, जो कि दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और लेकिन समय का अभाव है, अगले शो में हम और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे रोबोटिक सर्जरी को लेकर। चलते चलते आप दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं सर्जरी को लेकर सर, तो आप कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप एक बात कहना चाहूँगा कि जब मोतियाबिंद ऑपरेशन की बात आती है तो लोग अक्सर इस चीज़ को कंपेयर करते हैं कि मोतियाबिंद ऑपरेशन किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में कभी कभी फ्री में भी हो रही होती है, बहुत सस्ती भी हो रही होती है और इस टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत महंगी भी हो जाती है। तो लोग कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इतना डिफरेंस क्यों है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी की अपनी एक कॉस्ट होती है, सर्जन एक्सपीरियंस की अपनी एक कॉस्ट होती है, और टेक्नोलॉजी भी, जब मोतियाबिंद के ऑपरेशन की बात आती है तो टेक्नोलॉजी के मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। जैसे रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी की बात करते हैं तो रोबोटिक जो आपकी जो नैनोजूल फेमटो लेज़र मशीन है वो एक अलग हिस्सा है। उसके बाद एक जो सॉफ्ट लेंस को निकाल के और एक लेंस इम्प्लांट करने के लिए जो चाहिए होता है उसमें सर्जन की इंपॉर्टेंस हमेशा रहती है। सर्जन एक्सपीरियंस होना, सीनियर होना अच्छा रहता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी आती है जो आपकी जो इमल्सीफाइंग टेक्नोलॉजी है, उसका रोल अलग है। फिर आता है रोल कि आपका किस तरह का ऑपरेशन थिएटर है, किस तरह का हॉस्पिटल है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप अल्टीमेटली किस रेंज में कैटरेक्ट सर्जरी कराना चाह रहे हैं। तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सर्जरी है और वहाँ पे इतने की हो रही है, उस पेशेंट इतने की हो रही है। तो यस, डिफरेंस होता है। जैसे आप एक ही उसी तरह की रोटी आप किसी ढाबे में खाएंगे या रेस्टोरेंट में खाएंगे या 3 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में खाएंगे, तो डिफरेंस होता है। डिफरेंस सिर्फ कॉस्ट का नहीं होता, कहीं ना कहीं क्वालिटी, कहीं ना कहीं मटीरियल, कहीं ना कहीं उसके पीछे जो हाइजीन है, कहीं ना बहुत सारी चीज़ों का एक मैटर करता है। इसी तरह से कैटरेक्ट सर्जरी का बहुत आज देखा जाए तो कहीं शायद 2000 रुपये में भी सर्जरी हो जाती है, और आज बेस्ट अगर कैटरेक्ट सर्जरी और टेक्नोलॉजी और लेंस का कॉम्बिनेशन करें तो करीब 1.5 लाख रुपये एक आंख के खर्चा आ सकता है। आपकी समझ और आपकी जेब और आपके खर्चे के पे निर्भरता डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्निक चूज़ करते हैं। रोबोटिक टेक्निक का मतलब ये नहीं है कि पुरानी टेक्नोलॉजी बेकार हो गई है, नहीं, वो टेक्नोलॉजी आज भी कारगर है, उनके अपने फ़ायदे हैं। हाँ, कोई नई टेक्नोलॉजी आके कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी और एक्स्ट्रा एक्यूरेसी जरूर दे सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी टेक्नोलॉजी बेकार है। तो देखा आपने, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने बताया रोबोटिक लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में। बहुत ही एडवांस्ड है और देखा जा रहा है कि बहुत इवोल्यूशन हो चुका है मोतियाबिंद के ऑपरेशन को लेकर। तो आज हमने आपको ये बताया, अगले सेगमेंट में हम आपको और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे रोबोटिक सर्जरी को लेकर। आज समय का अभाव था इसलिए कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। अगले सेगमेंट में पार्ट 2 में हम आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। आज हमने आपको बताया क्या कोई साइड इफ़ेक्ट हैं, हर पेशेंट करा सकता है, इसके एडवांटेज क्या हैं और क्या कॉस्ट इसकी आती है। ये सारी बातें आज आपको डॉक्टर साहब ने बताई हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।